Hello everyone, this is Unit 4 Web Applications and Security। बहुत से स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें PDF सॉल्व कर दीजिए जो CBSE ने दी हुई है, और हमें फिल इन द ब्लैंक्स भी चाहिए जो कि MCQ बेस्ड होते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में वो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फिल इन द ब्लैंक्स हैं the option in Microsoft Windows XP used for helping users with physical disabilities and to reduce repetitive strain is dash। तो ये है हमारी फिल्टर की के बारे में आपने पढ़ा होगा। बेसिकली जिन लोगों को किसी भी तरह की डिसेबिलिटी होती है और कीज प्रेस करने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि एक साथ वो कीज प्रेस नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक फ़िल्टर की जो है फीचर दी गई है जिसके थ्रू जो है वो रिपीटेटिव स्ट्रेन से बच सकते हैं and they can use the computer as well। सेकंड देखिए, साउंड सैनिटरी इज डिज़ाइन टू हेल्प यूजर्स विद डेस इम्पेयरमेंट्स। जिन लोगों को ऑडिटरी इम्पेयरमेंट है उनके लिए साउंड सैनिटरी जो है एक फ़ीचर यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी फ़ीचर है, ये इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है द हाई कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी इज़ डिज़ाइन टू असिस्ट पीपल विद डैश इम्पेयरमेंट्स, यानी कि हाई कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी में दिया गया है जिन लोगों को किसी भी तरह का विज़न इम्पेयरमेंट है, यानी कि उन्हें देखने में प्रॉब्लम है, तो वो इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं। ये आपके MCQ बेस्ड भी आ सकते हैं और फिलअप बेस्ड भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें ध्यान से समझ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। डैश इज़ डिज़ाइन टू असिस्ट पीपल दैट हैव डिफ़िकल्टी यूजिंग अ कीबोर्ड और माउस। कुछ लोगों को कीबोर्ड और माउस यूज़ करने में डिफ़िकल्टी होती है, उनके लिए जो है एक एक्सेसिबिलिटी फ़ीचर ऐड की गई है जिसका नाम है सीरियल की। आप बोल सकते हैं सीरियल की इज़ बेसिकली डिज़ाइन टू असिस्ट द पीपल हु हैव डिफ़िकल्टी यूजिंग अ कीबोर्ड और अ माउस। फिर नेक्स्ट देखिए, द एक्रोनियम फॉर लैन इज़ ऑब्वियसली लोकल एरिया नेटवर्क। 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमने पढ़े थे, लैन, वैन एंड मैन। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर जस्ट आपसे एक्रोनियम यानी कि फुल फॉर्म पूछी गई है, तो उतना ही आपको बताना है। फिर दिया गया है नेक्स्ट, 3 टाइप्स ऑफ वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ आर, यानी कि इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए देखिए हमारे पास वायर्ड और नॉन वायर्ड 2 तरह के मोड होते हैं। तो वायर्ड पूछा गया है यहाँ पर, वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो ये हमारे होते हैं केबल इंटरनेट एक्सेस और DSL मीन्स डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और एक होता है डायल अप। ये क्या है, हमारे वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी मोड्स हैं। इसके बाद नीचे देखिए नेक्स्ट 7th, 3 टाइप्स ऑफ वायरलेस इंटरनेट कनेक्शंस, यानी कि ऊपर हमने वायर्ड पढ़े हैं और ये जो 3 टाइप्स पूछे गए हैं वायरलेस। तो ये कनेक्टिविटी कौन कौन सी हो सकती है हमारी, 3G, वाईफाई एंड वाईमैक्स। इनके बारे में अभी हम डीप में पढ़ेंगे आगे। फिर दिया गया है डैश इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट दैट ऑफर्स एन इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट विद मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो ऑब्वियसली ये है इंस्टेंट मैसेजिंग, ये एक ऐसी फीचर है जिसके थ्रू आप इजीली टेक्स्ट जो है टेक्स्ट मैसेजेस सेंड कर सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है डैश आर रिक्वायर्ड फॉर ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर आप ऑडियो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट वन इज़ माइक्रोफोन, जिसके थ्रू आप जो है स्पीक करते हैं, आपकी आवाज़ सामने वाले को सुनाई देती है। नेक्स्ट है हेडसेट। ठीक है, हेडसेट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रोफोन प्लस ईयरफोन्स। आप एक तरह से इनमें आजकल इनबिल्ट माइक आने लगा है वैसे, तो हमें एडिशनल माइक्रोफोन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। स्पीकर्स, ठीक है, सुनने के लिए, एंड वेब कैमरा, आपकी पिक्चर दिखाने के लिए सामने वाले को और देखने के लिए। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब इसके बाद देखिए दीज आर सम क्वेश्चन आंसर्स। वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी। कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी से आप क्या समझते हैं। कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी रेफर्स टू द यूज़र फ्रेंडलीनेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑल, यानी कि रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर किसी भी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी भी है तो भी वो कंप्यूटर को फ्रेंडली यूज़ कर पाएँ, उसी को हम एक्सेसिबिलिटी बोलते हैं। इट इज़ नोन एज असिस्टिव टेक्नोलॉजी, और इसे असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है,
किसी भी तरह की इम्पेयरमेंट होने के बावजूद भी अगर आप कंप्यूटर को यूज़ कर पाते हैं, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेसिबिलिटी फीचर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर, व्हाट आर द कॉमन इम्पेयरमेंट्स दैट अफेक्ट द कंप्यूटर यूज़र्स। कौन कौन सी इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं जो यूज़र्स को अफेक्ट करती हैं। लास्ट ईयर भी ये 10th क्लास में आया था IT 402 में। तो देखिए, दीज आर द बेसिक इम्पेयरमेंट्स। कौन कौन सी हो सकती हैं? कोग्निटिव इम्पेयरमेंट्स एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी कि किसी भी स्टूडेंट को लर्निंग में कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जैसे कि डायलेक्सिया सुना होगा आपने, या फिर ADHD मीन्स अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या फिर ऑटिज्म बोल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है विजुअल इम्पेयरमेंट। मान लीजिए किसी को लो विज़न है, कम दिखाई देता है, या फिर पार्शियल ब्लाइंडनेस है, या फिर कलर ब्लाइंडनेस है, किसी भी तरह की ये जो विजुअल इम्पेयरमेंट है इनमें से, तो वो विजुअल इम्पेयरमेंट के अंदर आती है। फिर है हियरिंग इम्पेयरमेंट, किसी को अगर मान लीजिए सुनाई कम देता है, डेफनेस वगैरह है। या फिर मोटर और डेक्सटेरिटी इम्पेयरमेंट, जैसे कि पैरालिसिस है किसी को, ठीक है, या फिर सेरेब्रल पैल्सी है, या फिर कैर्पल टनल सिंड्रोम, या फिर रिटेटिव स्ट्रेट इंजरी, किसी भी तरह की जिसकी वजह से उनके हैंड जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, किसी भी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है। सो दीज आर द कॉमन impairments that are covered under the accessibility feature, ठीक है। सो दीज आर द कॉमन इम्पेयरमेंट्स जो ऑलमोस्ट देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड है, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब अवेलेबल इन कंट्रोल पैनल फॉर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, यानी कि कंट्रोल पैनल में एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में कौन कौन से टैब्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है कीबोर्ड टैब, नाम से ही पता चल रहा है कीबोर्ड की सारी सेटिंग्स इसके अंदर मिल जानी है। नेक्स्ट है डिस्प्ले टैब, थर्ड वन इज साउंड टैब, फोर्थ वन इज माउस टैब एंड जनरल टैब। इनके बारे में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए साउंड टैब के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। फर्स्ट है स्टिकी कीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और अक्सर आ भी सकता है। स्टिकी कीज़ क्या होती हैं? स्टिकी कीज़ इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर टू हेल्प कंप्यूटर यूजर्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़, यानी कि ये स्टिकी कीज जो है एक्सेसिबिलिटी फीचर का ही एक पार्ट है जिन लोगों को किसी भी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती है। बट इट इज़ ऑल्सो यूज बाय अदर्स एज अ मीन टू रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन, लेकिन इसे ऐसा नहीं है, दूसरे लोग भी यूज़ कर सकते हैं जिन लोगों को रिपीटेटिव स्ट्रेन से मतलब जो है रिड्यूस करना चाहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, स्टिकी कीज अलाउ द यूजर्स टू प्रेस एंड रिलीज अ मॉडिफायर की, यानी कि कई लोगों को आपने देखा होगा एक साथ की प्रेस करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मान लीजिए शिफ्ट कंट्रोल डिलीट एक साथ 3 कीज़ को प्रेस करना होता है तो वो नहीं कर पाते, है ना। और द विंडोज़ की एंड हैव इट रिमेन एक्टिव अंटिल एनी अदर कीज़ प्रेस, तो आप स्टिकी कीज़ को अगर ऑन कर देते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपको तीनों कीज़ को एक साथ प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को बोलते हैं रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन, यानी कि पहले आप शिफ्ट की प्रेस करिए, कंट्रोल प्रेस करिए, फिर डिलीट की प्रेस करिए, वन बाय वन आप कर सकते हैं, आपको एक साथ तीनों को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टिकी कीज़ का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। तो इसे नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं जिन लोगों को रिपीटेटिव स्ट्रेन जो है रिड्यूस करना है, यानी कि एक साथ नहीं प्रेस करना, आप वन बाय वन भी प्रेस करेंगे तो आपकी जो है कीज़ एक्टिव रहेंगी जब तक दूसरी की प्रेस नहीं कर देते। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ स्टिकी कीज़, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी फीचर का ही एक पार्ट है ये। नेक्स्ट है फिल्टर की, ये भी एक एक्सेसिबिलिटी फीचर है दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर रिपीटेड की स्ट्रोक्स एंड मेक टाइपिंग ईजियर फॉर पीपल विद हैंड ट्रिमर। कई लोगों के हाथ कांपते हैं, ठीक है, टाइपिंग करते वक्त, और मान लीजिए जैसे वो किसी एक, जैसे ए पर उन्होंने फिंगर रखी तो इट टाइप्स मैनी टाइम्स, कई बार जो है टाइप हो जाता है एक ही साथ। तो फिल्टर की पर अगर आपने चेक कर दिया एक्सेसिबिलिटी फीचर के अंदर जाकर, तो क्या होगा कि आपको जो है जो रिपीटेड की स्ट्रोक हैं, यानी कि एक साथ बार बार टाइप नहीं होंगे, वो अगर आपने एक की पर प्रेस करके रख भी दिया तो भी वो एक ही बार काउंट होगा, यानी कि आप टाइपिंग, जिन लोगों के हैंड ट्रिमर की प्रॉब्लम है वो लोग इजीली टाइप कर सकते हैं बाय यूजिंग द फिल्टर की, ठीक है। ये आपके रिपीटेटिव की स्ट्रोक को जो है रिड्यूस करने में या फिर इग्नोर करने में बहुत हेल्प करती है फिल्टर की। ये सारे ऑप्शन आपको जो है ईज़ ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस के अंदर कंट्रोल पैनल में आपको इजीली मिल जाते हैं ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टगल की। टगल की इज़ ऑल्सो अ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, उसी का पार्ट है ये।
ये एक एक्सेसिबिलिटी फंक्शन है विच इज़ डिज़ाइन फॉर पीपल हु हैव विज़न इम्पेयरमेंट्स, यानी कि जिन लोगों को विज़न इम्पेयरमेंट है, दिखाई कम देता है या फिर कोग्निटिव डिसेबिलिटी है किसी तरह की, उनके लिए टगल की जो है स्पेशली डिज़ाइन की गई है। व्हेन टगल कीज इज टर्न ऑन, जब टगल कीज को टर्न ऑन कर दिया जाता है, कंप्यूटर एमिट्स साउंड, तो कंप्यूटर जो है साउंड जनरेट करता है। व्हेन द लॉकिंग की, जैसे कि आपकी कैप्स लॉक, नम लॉक या फिर स्क्रॉल लॉक की जो प्रेस होती है ना, तो कंप्यूटर जो है साउंड जनरेट कर कर उन्हें वार्निंग दे देता है। अ हाई साउंड इज एमिटेड व्हेन द कीज आर स्विच्ड ऑन, जब कोई भी की स्विच ऑन हो जाती है तो हाई साउंड आती है, और जब उसे स्विच ऑफ किया जाता है तो लो साउंड आती है। ठीक है, तो ये टगल की है। इसके बाद देखिए डिस्प्ले टैब दिया गया है, इसमें क्या है, हाई कॉन्ट्रास्ट मीन्स यू कैन चेंज द साइज एंड कलर ऑफ फॉन्ट एंड बैकग्राउंड फॉर ईज ऑफ व्यूइंग। हम जो है फॉन्ट यानी कि साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं और कलर भी चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट का, ताकि हम इजीली उसे देख पाएँ, पढ़ पाएँ। इससे हमारा आई स्ट्रेन यानी कि आंखों पर जोर कम पड़ता है। ठीक है, हाई कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करने से। इसके बाद दिया हुआ है कर्सर ऑप्शन। कर्सर क्या होता है, इट असिस्ट पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट बाय चेंजिंग द ब्लिंक रेट एंड विड्थ ऑफ द कर्सर, यानी कि जिन लोगों को विजन इम्पेयरमेंट है, देखने में कोई प्रॉब्लम है और कर्सर के ब्लिंक रेट को चेंज करना चाहते हैं या उसकी विड्थ को चेंज करना चाहते हैं, तो आप जो है कर्सर ऑप्शन में जाकर आप कर्सर की विड्थ को, उसके कलर को, उसकी ब्लिंकिंग रेट को चेंज कर सकते हैं। कर्सर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, आपको कर्सर ऑप्शन के अंदर वो मिल जाता है ईजिली। फिर देखिए इसके बाद दिया हुआ है डिस्कस साउंड टैब। साउंड टैब मीन्स यहाँ पर फर्स्ट है साउंड सैनिटरी। इट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प द यूज़र विद ऑडिटरी इम्पेयरमेंट, जिन लोगों को ऑडिटरी इम्पेयरमेंट होता है उनके लिए साउंड सैनिटरी जो है डिज़ाइन किया गया है। इट जनरेट विजुअल वार्निंग सच एज ब्लिंकिंग टाइटल बार और द फ्लैशिंग बॉर्डर वेन एवर द कंप्यूटर जनरेट्स अ साउंड। तो कंप्यूटर जब भी साउंड जनरेट करता है तो वहाँ पर वार्निंग जो है हमें डेस्कटॉप पर दिखाई दे जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है शो साउंड। ये क्या होता है, इट इंस्ट्रक्ट्स एप्लीकेशन दैट कन्वे इन्फॉर्मेशन by sound or also provide information visually through text captions and informative icons। ये भी जो है आपको साउंड क्या करता है, टेक्स्ट कैप्शंस के तौर पर यानी कि टाइप्ड फॉर्म में जो है आपको दिखाने का काम करता है। तो ये जो है हमारे साउंड टैब का वर्क है और यूज़ कह सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट देखिए माउस टैब क्या होता है। माउस टैब के अंदर आपको माउस कीज़ मिल जाती हैं। इट इज़ एन एक्सेसिबिलिटी फीचर, ये भी एक्सेसिबिलिटी फीचर का ही एक पार्ट है। ठीक है, और उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है स्पेशली हु हैव डिफ़िकल्टी इन यूजिंग माउस, जिन लोगों को माउस यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है। दिस ऑप्शन यूजेज द कीबोर्ड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टेड ऑफ अ माउस। तो इस ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो, कीबोर्ड को एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, माउस कीज नाम से पता चल रहा है जिन लोगों को माउस यूज़ करने में प्रॉब्लम है। फिर जनरल टैब दिया गया है। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, टर्न ऑफ करना है जैसे कि या ऑन करना है, तो इसमें जनरल टैब में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। फिर यहाँ पर देखो सीरियल कीज़ दिया हुआ है। सीरियल कीज़ क्या होती हैं, आपसे शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। इट इज़ एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट हेल्प पीपल हु हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ कीबोर्ड और माउस और बोथ। जिन लोगों को कीबोर्ड और माउस यूज़ करने में प्रॉब्लम है या फिर दोनों यूज़ करने में प्रॉब्लम है, उनके लिए ये फीचर जो है डिज़ाइन की गई है। दे कैन यूज़ स्पेशल डिवाइसेस, स्पेशल डिवाइस यूज़ कर सकते हैं जैसे कि सिप, पफ एंड ब्रिज स्विचेस टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर थ्रू सीरियल पोर्ट। तो इन डिवाइसेस का यूज़ करके वो कंप्यूटर को जो है इनपुट प्रोवाइड करा सकते हैं बिना कीबोर्ड माउस का यूज़ करके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारा नेटवर्किंग फंडामेंटल्स सेशन 2 आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्किंग। आप सभी जानते हैं नेटवर्किंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, यानी कि कंप्यूटर और जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट हैं उन सब का जो है कलेक्शन, जो कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और कनेक्टेड होने की वजह से इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को जो है आपस में शेयर कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड नेटवर्किंग। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो नेटवर्किंग इज द कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर इन ऑर्डर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। ठीक है, इसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के टाइप देखिए आप 4th 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली, लैन, वैन एंड मैन। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क विच कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेज इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। जैसे कि आपका होम है, स्कूल्स है, कंप्यूटर लैब्स वगैरह जो होते हैं, ये लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जो लिमिटेड एरिया में आपको कलेक्ट करना हो, एक बिल्डिंग भी हो सकती है। फिर देखिए वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स विच कवर्स अ ब्रॉड एरिया। इंटरनेट जो है
इस ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वैन का, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो वैन इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैन, ठीक है। इंटरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि पूरी कंट्री को कवर कर सकता है। फिर है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इट कवर्स लार्ज एरिया देन लैंड। आप इसे भी बोल सकते हो मैन इज़ द एक्सटेंशन ऑफ लैंड एंड इट कवर्स द एंटायर सिटी, पूरे शहर को कवर करता है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ अ सिटी, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क। फिर देखिए एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ऑब्वियसली आ भी सकता है। तो देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग, जैसे कि डेटा शेयरिंग, हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। तो देखिए ऑब्वियसली आप डेटा भी शेयर कर सकते हैं, है ना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ नेटवर्किंग इज टू अलाउ द शेयरिंग ऑफ डेटा। आप किसी भी तरह का डेटा, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, ऑडियो फाइल हो या फिर वीडियो फाइल हो, तो आप डेटा शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट सच एज प्रिंटर, स्कैनर, यानी कि मान लीजिए आपके कंप्यूटर लैब में 30 कंप्यूटर्स हैं और दे आर कनेक्टेड विद नेटवर्किंग, तो आपको 30 प्रिंटर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन बाय जस्ट अ सिंगल प्रिंटर एंड यू कैन यूज़ दैट प्रिंटर विद ऑल द कंप्यूटर्स। तो आपका देखिए हार्डवेयर कॉस्ट भी बच जाती है वहाँ पर हार्डवेयर शेयर करके। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, दैट मीन्स अगर आपके एक कंप्यूटर सिस्टम में जो मान लीजिए इंटरनेट है, ठीक है, और उससे जितने भी कंप्यूटर अटैच्ड हैं तो उनमें भी इजीली आप जो है इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे हैं, आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर शेयरिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है। पॉइंट में यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर शेयरिंग भी यूज़ कर सकते हैं। और माइनर इफेक्ट ऑफ ब्रेकडाउन्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ ब्रेकडाउन इन इंडिविजुअल कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट विल नॉट इफेक्ट द ऑपरेशन ऑन द एंटायर नेटवर्क। किसी भी एक कंप्यूटर में मान लीजिए कोई ब्रेकडाउन हो जाता है तो पूरे सिस्टम पर असर नहीं पड़ता, आप उसे ईजिली रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर शेयरिंग, सॉफ्टवेयर शेयरिंग, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, ठीक है, फाइल शेयरिंग, माइनर इफेक्ट ऑफ ब्रेकडाउन और मनी सेविंग, आप पैसा भी इसमें बचा सकते हैं। सो देयर आर सो मैनी एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। आपको जो इजी पॉइंट्स लगे आप उसे लिख सकते हैं इजीली। इसके बाद देखिए डिस्कस द डिफरेंट आर्किटेक्चर ऑफ अ नेटवर्क। नेटवर्क के आर्किटेक्चर जो हैं कौन कौन से होते हैं, तो बेसिकली P2P एंड क्लाइंट सर्वर, दो आपने पढ़े होंगे टाइप्स। ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। P2P, पीयर का मतलब ही होता है इक्वल, ठीक है। दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखिए फ्यू पॉइंट्स में। P2P या फिर पीयर टू पीयर, नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जिसमें सभी कंप्यूटर्स इक्वल होते हैं, यानी कि ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सेम टाइप्स ऑफ डेटा फ्लोज इन ऑल द कंप्यूटर्स, ठीक है। जनरली इन सच अ नेटवर्क ईच टर्मिनल हैज़ एन इक्वली कॉम्पिटेंट CPU, क्योंकि सेम टाइप ऑफ डेटा जो है इसमें ट्रांसफ़र होता है और सभी कंप्यूटर्स इक्वल होते हैं। फिर क्लाइंट सर्वर है, नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क, यानी कि यहाँ पर सभी कंप्यूटर्स जो हैं इक्वल नहीं होते, ठीक है। कुछ स्पेशल कंप्यूटर्स जो होते हैं जिन्हें स्पेशल डेडिकेटेड टास्क दिया जाता है, जो कि सर्विस प्रोवाइड कराते हैं अदर कंप्यूटर्स को, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर। यानी कि द कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विसेज आर कॉल्ड सर्वर्स, जो कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उन्हें हम सर्वर बोलते हैं। एंड द वंस दैट यूज दीज सर्विसेज आर कॉल्ड क्लाइंट, और जो इन सर्विसेज को यूज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं हम क्लाइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेन सर्वर होता है और जो इन सर्विसेज को यूज़ करते हैं उन्हें क्लाइंट कंप्यूटर्स बोलते हैं। ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए ईच कंप्यूटर कैन स्टोर इट्स ऑन डेटा, क्योंकि सभी कंप्यूटर्स इक्वल होते हैं तो हर एक कंप्यूटर अपना खुद का डेटा स्टोर कर सकता है सेपरेटली। लेकिन आपका जो सेकंड जो है ये क्लाइंट सर्वर, द डेटा इज स्टोर्ड इन अ सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर, इसमें डेटा जो है एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर यानी कि सर्वर में स्टोर होता है, इसलिए इसे हम क्लाइंट सर्वर बोलते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए P2P नेटवर्क इज लेस एक्सपेंसिव एंड ईजियर टू इम्प्लीमेंट। ऑब्वियसली ये लेस एक्सपेंसिव होता है और इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स आर यूजुअली मोर एक्सपेंसिव एंड नॉट सो ईजी टू इम्प्लीमेंट। क्लाइंट सर्वर जो है थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और इन्हें ईजी इम्प्लीमेंट करना मतलब हर किसी के बस की बात नहीं होता। सिक्योरिटी इज़ अ मेजर कंसर्न विद दिस टाइप ऑफ नेटवर्क। P2P में सिक्योरिटी जो है मेन प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सेम टाइप ऑफ डेटा फ्लो होता है तो इसमें डेटा सिक्योरिटी थोड़ी नहीं होती। लेकिन जो क्लाइंट सर्वर में आपने पढ़ा है कि सर्वर ही डेटा स्टोर करता है, दैट मीन्स इट इज़ ईजी टू टेक मेजर टू सिक्योर द सिस्टम इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इसमें जो है आप इजीली जो है क्या कर सकते हैं,
सिक्योरिटी मेजर कर सकते हैं। स्पेसिफिक कंप्यूटर्स कैन बी अलाउड एक्सेस टू स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द सिस्टम, यानी कि स्पेसिफिक कंप्यूटर जिनको परमिशन दी जाती है वही डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन P2P एंड क्लाइंट सर्वर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा इसमें, ठीक है। इससे ईजी भी और देखिए क्या हो सकता है। क्वेश्चन 5 देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब से आप क्या समझते हैं, ये भी पढ़ते आ रहे होंगे। वर्ल्ड वाइड वेब इज ऑल्सो एब्रीविएटेड एज WWW. It was invented by Sir Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee ने इसे इन्वेंट किया था। It is a system of interlinked pages which displays a variety of information that can be accessed via internet by people all over the world. यानी कि इंटरलिंक्ड पेजेस होते हैं जो कि वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं और जिसे कहीं से भी पूरी दुनिया के लोग जो हैं कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ इंटरनेट। आप ऐसे भी बोल सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब इज जस्ट लाइक अ डिजिटल ऑनलाइन लाइब्रेरी फ्रॉम वेयर you can access any type of information because all the websites are available on www. ठीक है, you can access the information anytime. ये हो गया www. नेक्स्ट देखिए, नेम सम ऑफ द वायर्ड मोड्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगर वायर्ड मोड्स हैं, नेट लगाना है आपको वो भी वायर्ड मोड से, तो कौन कौन से मोड्स हो सकते हैं। डायल अप होता है देखिए, DSL एंड केबल इंटरनेट एक्सेस। दीज आर द वायर्ड मोड ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, जिसके लिए वायर की ज़रूरत होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेम सम ऑफ द वायरलेस। अब वायरलेस की अगर बात करें इंटरनेट कनेक्टिविटी की तो 3G, WiMAX, वाईफाई होता है। सभी जानते हैं इनमें वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट देखिए, डिफाइन वाईफाई। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड एक्सप्लेन or you should write the full form of Wi-Fi in your exam. Wi-Fi means wireless fidelity. It is a popular technology through which computers and mobile devices exchange data wirelessly over the internet. यानी कि एक ऐसी बहुत ही पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू कंप्यूटर या फिर मोबाइल डिवाइसेज जो हैं अपना डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं विदाउट वायर। ओके, Wi-Fi is generally used to provide internet connection to the remote places where it is difficult to use virus. यानी कि इंटरनेट कनेक्शन ऐसी जगहों पर वाईफाई जो है इंटरनेट प्रोवाइड कराने का काम करता है जहां पर वायर्स नहीं होते, यानी कि वायर्स का यूज़ ना हो वहां पर हम वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिफाइन वाईमैक्स। वाईमैक्स क्या है, इसकी एडवांस्ड फॉर्म है। वाईमैक्स स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईमैक्स। ध्यान रखना, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। इट इज़ अ टाइप ऑफ वायरलेस सिस्टम दैट अलाउ अस टू एक्सेस द इंटरनेट। ये भी एक वायरलेस सिस्टम है जिसके थ्रू आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस देखो थोड़ा सा। वाइल वाईफाई इज अवेलेबल अप टू अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 100 फीट फ्रॉम राउटर, यानी कि राउटर से जो है 100 फीट तक ही वाईफाई अवेलेबल करा सकता है अपनी सर्विसेज को, राउटर से 100 फीट की दूरी तक। वाईमैक्स ऑपरेट्स अ मच लार्जर एरिया कवरिंग अ रेडियस ऑफ अराउंड 50 किलोमीटर। लेकिन जो वाईमैक्स नाम से ही पता चल रहा है इसका कि अराउंड जो है 50 किलोमीटर के एरियाज तक जो है आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करा सकता है फ्रॉम द बेस ट्रांसमिटिंग स्टेशन। ठीक है, डिफरेंस है दोनों में। वाईफाई जो है 100 फीट तक डेटा प्रोवाइड कराता है और वाईमैक्स जो है 50 किलोमीटर तक। द स्पीड ऑफ द वाईमैक्स कनेक्शन इज अराउंड 70 Mbps, यानी कि वाईमैक्स की जो स्पीड है वो 70 Mbps होती है। ठीक है, मेगाबाइट पर सेकेंड। और वेयर एज द मैक्सिमम वाईफाई स्पीड, और जबकि वाईफाई की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो होती है 54 Mbps। तो देखिए स्पीड भी ज़्यादा है इसकी वाईमैक्स की और रेंज तो बहुत ही ज़्यादा है। आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप बता सकते हैं डिफरेंस बिटवीन वाईफाई एंड वाईमैक्स। नेक्स्ट है देखिए, डिफाइन DSL। DSL मीन्स डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्शन दैट यूजेज द टेलीफोन लाइन, यानी कि एक ऐसा कनेक्शन है जो टेलीफोन लाइन्स का यूज़ करता है बट इज़ कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा एज अ मच हायर स्पीड। लेकिन डेटा को ट्रांसफ़र करने की स्पीड जो है इसकी काफ़ी हाई होती है। A DSL filter removes the high frequency interface, thus enabling simultaneous use of telephone data and transmission. तो ये जो क्या कर देता है, हाई फ्रीक्वेंसी को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से आप इंटरनेट यानी कि टेलीफोन भी यूज़ कर सकते हैं और इंटरनेट को भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं। डायल अप जो कनेक्शन था ना उसका एडवांस और अपडेटेड वर्जन है। डायल अप में क्या था कि आप तो उसमें या तो आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं या फिर आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, एक साथ दोनों नहीं कर सकते थे। तो उसमें इम्प्रूवमेंट करके DSL आया था।
इट इज़ एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ डायल अप। इसमें आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, यू कैन अटेंड कॉल एज वेल एंड यू कैन यूज़ डेटा एज वेल एट द सेम टाइम। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। डिफाइन ISP। ISP बेसिकली होता क्या है? इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड यू विद एक्सेस टू द इंटरनेट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराती है, चाहे वो वायर्ड हो या फिर वायरलेस हो। ठीक है। चूजिंग कनेक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, स्पीड एंड कनेक्शन टाइप इन योर एरिया। यानी कि आप कनेक्टिविटी जो है डिपेंड करती है कि आप कौन से एरिया में रहते हैं, वहाँ पर क्या टेक्नोलॉजी है। आप सिंपली इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इट इज़ बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड इंटरनेट सर्विसेज आफ्टर पेइंग अ फी। ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो एयरटेल, रिलायंस, BSNL, MTNL। ठीक है। ये सब क्या है? कंपनीज हैं जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए डिफाइन मॉडेम। आप सभी जानते हैं मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। It is a device that converts digital computer signals into a form of analog signals and can travel over phone line। ठीक है। डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है मॉडेम। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम। फिर इसके बाद है इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग होता क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, जिसके थ्रू आप इजीली टेक्स्ट मैसेज जो है सेंड कर सकते हो एक दूसरे को। Most instant messaging software include the option of performing filter transfer, audio chat, video calling, conferencing। अक्सर जो आजकल जो फीचर मिल रहे हैं इंस्टेंट मैसेजिंग में, आप उसमें ऑडियो, वीडियो, चैटिंग, फाइल ट्रांसफ़र, कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब फीचर ऑलमोस्ट आपको मिल जाती हैं। ठीक है। किक, स्काइप, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, ये सब जो है इंस्टेंट मैसेजिंग के ही एग्जांपल हैं, गूगल टॉक वगैरह। फिर देखिए इसके बाद ने डिस्कस सम की फीचर्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। तो की फीचर्स क्या क्या हो सकती हैं इसकी? टेक्स्ट मैसेजेस कैन बी सेंड टू वन और मोर पर्सन। ऑब्वियसली टेक्स्ट मैसेजेस ही सेंड किए जाते हैं एक दूसरे को। ऑडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। यू कैन शेयर फाइल्स एज वेल। ठीक है। यू कैन यूज़ अनलिमिटेड स्टिकर्स टू एक्सप्रेस योर इमोशन। बहुत सारे फीचर्स हैं इसके इंस्टेंट मैसेजिंग के। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ डिस्कस द डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर की टाइप कौन कौन से होते हैं? तो देखिए देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। एक होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड और एक होते हैं वेब बेस्ड। ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड कौन से होते हैं? जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर में, जैसे गूगल टॉक है, याहू मैसेंजर वगैरह है। और वेब बेस्ड क्या होते हैं? जिन्हें आप ब्राउज़र के थ्रू जो है एक्सेस कर सकते हो, यानी कि आपको ब्राउज़र चाहिए और इंटरनेट चाहिए, जैसे गूगल क्रोम हो गया, मीवो हो गया, MSN हो गया। ठीक है। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन बेस्ड एंड वेब बेस्ड। फिर दिया गया है चैटिंग विद अ गूगल टॉक। इसमें आपको दिया गया है स्टेट सम रूल्स एंड एटिकेट्स टू बी फॉलोड वाइल चैटिंग ऑन इंटरनेट। ये तो कॉमन है, एटिकेट्स सभी को पता होना चाहिए, जिससे कि टॉकिंग मैनर्स होते हैं ना, उसी तरह से इंटरनेट यूज़ करने के भी कुछ एटिकेट्स होते हैं। एक्चुअल में टॉकिंग मैनर्स को हम एटिकेट्स बोलते हैं और इंटरनेट के रूल्स को हम नेटिकेट्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। तो यहाँ पर कुछ एटिकेट्स पूछे गए हैं। जब इंटरनेट पर आप चैट करते हो तो क्या क्या हो सकते हैं? मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। जो भी आप मैसेज देते हो वो शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। दैट मीन्स ये वेग नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बाई नेम। हमेशा अपने आप को नेम से इंट्रोड्यूस करो। ठीक है। ऑलवेज आस्क इफ़ द अदर पर्सन हैज़ टाइम टू चैट। पहले पूछ लो सामने वाले के पास टाइम है बात करने का या नहीं। टाइपिंग योर मैसेज इन अपर केस इज़ एक्सट्रीमली रूड। अपने मैसेज को अपर केस में यानी कि कैपिटल लेटर्स में टाइप करना रूडनेस दिखाता है, इसलिए कभी भी अपर केस में टाइप नहीं करना चाहिए किसी को मैसेज। नेक्स्ट वन इज़ गिव पीपल टाइम टू रिस्पॉन्ड। सामने वाले को रिस्पॉन्ड करने का टाइम देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि टाइप करे जा रहे हैं बिल्कुल। वेन एवर पॉसिबल गिव द पर्सन यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर अनडिवाइडेड अटेंशन। यानी कि जब भी पॉसिबल हो सके, ठीक है, वेन एवर पॉसिबल गिव द पर्सन यू आर कम्युनिकेटिंग, यानी कि आप जो है बिल्कुल अपने टाइम निकाल कर, प्रीशियस टाइम निकाल कर उससे बात कर रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रॉपरली एन इंस्टेंट मैसेजिंग कन्वर्सेशन। यानी कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने तो चैट ओवर कर दी लेकिन सामने वाले ने ओवर नहीं करी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है जब आप इंटरनेट पर चैट करते हैं। इन्हें एटिकेट्स बोलते हैं। ठीक है। राइट स्टेप्स टू चैट विद कॉन्टैक्ट इन गूगल। तो
तो ये तो आपको पता ही है कि किस तरह से चैट की जाती है, चैटिंग एक्सपर्ट हैं आजकल सभी। ये जस्ट दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पर जस्ट बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए इम्पोर्टेंट, क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस। सबसे पहला है व्हाट एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ अ ब्लॉग, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो डिफाइन ब्लॉग, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ब्लॉग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ब्लॉग इज अ डिस्कशन स्टाइल साइट यूज बाय टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल यूजर्स फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस। आप खुद के पर्सनल वेब पेजेस बनाकर किसी से शेयर करना चाहते हो, भले ही आपके पास टेक्निकल या नॉन टेक्निकल नॉलेज है या नहीं, आप इजीली ब्लॉग को यूज़ कर सकते हो। एक डिस्कशन स्टाइल साइट होती है, ठीक है। ब्लॉग्स आर सिमिलर टू अ ऑनलाइन पर्सनल डायरी, एक तरह की ऑनलाइन पर्सनल डायरीज होती है, वेयर यू कैन शेयर योर व्यूज, ओपिनियंस, थॉट्स एक्सेट्रा विद अदर पीपल। दूसरों के साथ शेयर करने का बेस्ट वे है। यू कैन कन्वे मैसेज अबाउट इवेंट, अनाउंसमेंट, न्यूज़ एक्सेट्रा। आप कोई भी मैसेज कन्वे कर सकते हो, इवेंट्स के बारे में, अनाउंसमेंट्स के बारे में बता सकते हो। अक्सर सेलिब्रिटीज़ वगैरह जो हैं ब्लॉग्स का बहुत यूज़ करते हैं। लिस्ट एनी 5 वेबसाइट्स दैट प्रोवाइड फ्री ब्लॉग सर्विसेज, यानी कि 5 वेबसाइट के नाम आपको पता होने चाहिए कम से कम जो ब्लॉग सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। तो देखिए wordpress.com, blogger.com, blog.com, weebly.com and blogsome.com. There are thousands of websites, but I have taken just 5 जो कि बहुत ही फेमस है, तो आप इनके नाम ध्यान रखना। फिर दिया हुआ डिफरेंशिएट वेब पेज एंड अ वेबसाइट। तो आप सभी जानते हैं वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड वेब पेज इज़ अ पेज दैट हैव highlighted words, links, pictures, etc. and the information about any topic. वेब पेज जो है, ठीक है। सो दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेजेस का, और वेब पेज जो है पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होल्ड करता है अपने अंदर इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, टेक्स्ट, लिंक्स एक्सेट्रा। राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग क्रिएट करना है तो क्या स्टेप्स हो सकते हैं? स्टेप्स आर जस्ट सेम एज द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग अकाउंट ऑन फेसबुक। जैसे फेसबुक पर अकाउंट क्रिएट करते हैं उसी तरह से इसमें भी क्रिएट किया जा सकता है। दिया हुआ पहले ब्राउज़र ओपन करें और कोई भी साइट जो आपने 5 अभी पढ़ी हैं, जैसे कि wordpress.com है, ये टाइप करें। उसके बाद आपको वहाँ पर साइन अप ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड देना होगा, लैंग्वेज चूज़ करनी होगी, एंड देन योर अकाउंट विल बी क्रिएटेड। बहुत ईजी है। राइट द स्टेप्स टू सबमिट कॉन्टेंट ऑन ब्लॉग। ब्लॉग पर अगर आपको कंटेंट सबमिट करना है तो आपको सिंपली क्रिएट न्यू पोस्ट पर क्लिक करना होगा, विंडो आ जाएगी आपके सामने, फिर आपको टाइटल देना होगा, ठीक है, जैसे कि स्कूल एनुअल डे फंक्शन है। उसके बाद कंटेंट टाइप करना होगा और सिंपली पब्लिश पर क्लिक कर देना होगा, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज तो ज़रूरी नहीं है इसके लिए बिल्कुल भी। कमेंट करने के लिए भी बिल्कुल बहुत ही ईजी है। पोस्ट के कमेंट जो है आपको लास्ट में मिल जाता है, पोस्ट के कमेंट के लिए पोस्ट एंड कमेंट ऑप्शन, ठीक है। लीव एंड कमेंट नाम से वहाँ पर, और या फिर लीव अ रिप्लाई, वहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कमेंट का, ओके कर दीजिए, योर कमेंट विल बी एडिड। फिर दिया हुआ है हाउ टू यूज़ ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स। मैंने आपको एक एक सेशन इसमें कवर किया है, कोई क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता एग्जाम में, इसी में से आएंगे। इसलिए एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ एन ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर यूज़ करने का क्या पर्पस है? इसका सबसे बेनिफिट ये है, विद द हेल्प ऑफ ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स यू कैन क्रिएट ब्लॉग व्हेन यू आर नॉट हैविंग एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। यानी कि आप किसी ऐसे एरिया में पहुंच गए जहां पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तब भी आप अपने ब्लॉग के लिए पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर, ठीक है। आप अपना कंटेंट रेडी कर सकते हैं बिल्कुल। यू कैन पब्लिश द ब्लॉग वेन एवर इंटरनेट कनेक्टिविटी इज अवेलेबल। और जैसे ही आप इंटरनेट कनेक्शन वाले एरिया में पहुंचते हैं, आप उसे सीधा पब्लिश कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। इसका मेन यूज यही है ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर का। नेक्स्ट देखिए, नेम 3 फ्री ऑनलाइन ब्लॉग एडिटर्स। ब्लॉग एडिटर्स के नाम बताइए जो फ्री हैं बिल्कुल। तो कुमाना है, विंडोज़ लाइव राइटर है, ब्लॉग डेस्क है, ये ध्यान रखना। एटलीस्ट 3 तो होने चाहिए पता आपको। अगर मान लीजिए कोई पोस्ट आपके कुमाना पर क्रिएट करनी है तो क्या करोगे? उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा न्यू पोस्ट पर, ठीक है। विंडो आ जाएगी आपके सामने, सिंपली टाइटल ऐड करना पड़ेगा वहाँ पर टाइटल फील्ड में, और फिर पोस्ट कंटेंट इन द टेक्स्ट एरिया, वहाँ पर कंटेंट डालो और क्लिक कर दो पब्लिश पर। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए सेशन 7 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। इसमें दिया हुआ है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। आप सभी जानते हैं ऑनलाइन शॉपिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं, जहाँ पर कस्टमर्स जो है बाय एंड सेल कर सकते हैं गुड्स को इंटरनेट का यूज़ करके, बाय सिटिंग एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कहीं पर भी बैठे हैं इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन।
ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है ये। फिर दिया हुआ है लिस्ट 5 वेबसाइट दैट अलाउ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कोई ऐसी वेबसाइट बताओ जिसके थ्रू आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई भी 5। तो IRCTC है जिस पर आप टिकट्स वगैरह बुक करते हो, ट्रेन की फ्लिपकार्ट वगैरह हैं, ठीक है। शॉपिंग के लिए eBay है, रेड बस है अगर बस वगैरह के आपको टिकट बुक करने हैं, स्नैपडील वगैरह है अगर आपको किसी भी तरह के गुड्स परचेज करनी है तो। सो ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट्स हैं आजकल, और ट्रांजेक्शन फैसिलिटी भी वैसे देने लगी हैं अभी। फिर देखिए लिस्ट एनी 3 पेमेंट टूल्स टू यूज़ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो 3 पेमेंट टूल कौन कौन से हो सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हैं आप, डेबिट कार्ड के थ्रू भी, और नेट बैंकिंग के थ्रू भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच सिचुएशन ऑनलाइन शॉपिंग इज यूजफुल, कब यूजफुल हो सकती है ऑनलाइन शॉपिंग। अ कस्टमर डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू विजिट स्टोर, जब आपके पास स्टोर पर जाने का सफिशिएंट टाइम ना हो, क्योंकि कई बार विजिटिंग अ स्टोर इज़ मोर एक्सपेंसिव, स्टोर पर जाना कई बार हमें महंगा पड़ जाता है, ठीक है, और जबकि ऑनलाइन जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो सस्ता पड़ता है। अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, कई बार जब देखिए नया नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, या मान लीजिए कोई मोबाइल लॉन्च हुआ तो मार्केट में आने से पहले वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है, और रेट्स में भी हमें काफ़ी डिफरेंस मिल जाता है, रिव्यूज़ मिल जाते हैं काफ़ी देखने के लिए, ठीक है। तो उस केस में जो है ऑनलाइन शॉपिंग इज़ क्वाइट बेनिफिशियल। नेक्स्ट देखिए इंटरनेट सिक्योरिटी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है कई बार। पर्पस ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी, यानी कि क्या मतलब है इंटरनेट सिक्योरिटी, क्यों है ज़रूरत इसकी। इंटरनेट सिक्योरिटी एक कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जो कि स्पेशली रिलेटेड किससे है, इंटरनेट से। ऑफन इन्वॉल्विंग ब्राउज़र सिक्योरिटी बट ऑल्सो नेटवर्क सिक्योरिटी, ब्राउज़र की सिक्योरिटी के साथ साथ नेटवर्क सिक्योरिटी में भी ये डील करते हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि इसमें से नेम सम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए आपको कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहली बात है यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता क्या है आपको पता होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, लोअर केस अपर केस, और एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, कम से कम 8 से कम तो होने नहीं चाहिए, ठीक है, 8 से 15 के बीच में। यूज़ एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर यूज़ करें जिसमें आप जो है कोडिंग के थ्रू टेक्स्ट को टाइप करके देते हैं सामने वाले को, ठीक है, कोडिंग के थ्रू ही वो उसे ओपन कर पाते हैं। कीपिंग योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट, इसे किसी को ना दें, अपने पास ही रखें। डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यूज़ सिक्योर वेबसाइट, यानी कि ऐसी वेबसाइट यूज़ करें जो कि सिक्योर है ट्रांजेक्शन के लिए। यूज़ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाई सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस ज़रूर यूज़ करें क्योंकि सबसे ज़्यादा वायरसेस आते हैं इंटरनेट को यूज़ करने से। क्लियर ब्राउज़र कुकीज़ फ्रीक्वेंटली, जब भी आप इंटरनेट ब्राउज़ करते हैं तो कुकीज़ को, छोटे छोटे प्रोग्राम जो ऑलरेडी कंप्यूटर में आ जाते हैं उन्हें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। फायरवॉल प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अनवांटेड और अननोन सॉफ्टवेयर, आपके एप्लीकेशन कंप्यूटर जो भी डले हुए हैं अनवांटेड, जिनकी ज़रूरत नहीं है उन्हें रिमूव कर दें। नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्सेज, ऐसी साइट से सॉफ्टवेयर ना डाउनलोड करें जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जो ऐसी ही हैं अननोन टाइप की। बैकअप योर डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने डेटा का बैकअप लेते रहें ताकि इन फ्यूचर आप जो है उसका यूज़ कर पाएँ। फिर दिया हुआ है एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन एक्चुअल में देखिए होता क्या है। एनक्रिप्शन इज द टेक्निक विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन कन्वर्ट नॉर्मल टेक्स्ट टू द कोडेड टेक्स्ट। मैंने अभी आपको बताया था ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप नॉर्मल टेक्स्ट को कोडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे ईजिली हर कोई ना समझ पाए, ठीक है। टू प्रोटेक्ट योर डेटा फ्रॉम अनऑथराइज यूज़र, यानी कि एक ऐसे यूज़र जो कि अनऑथराइज है उससे अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एनक्रिप्शन का यूज़ कर सकते हैं। If encryption software is not available with the help of operating system, use a third party software। अगर encryption software अवेलेबल नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ तो उस केस में हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। ओके, एनक्रिप्शन का मतलब यही होता है, अपने नॉर्मल टेक्स्ट को कोडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। फिर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑनलाइन थ्रेट्स, ऑनलाइन थ्रेट्स कौन कौन से हो सकते हैं। फिशिंग हो सकता है, यानी कि जालसाजी, धोखा देना किसी को। ईमेल स्पूफिंग हो सकता है, ईमेल के थ्रू भी बेवकूफ़ बनाया जाता है अक्सर लोगों को। चैट स्पूफिंग भी होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऑनलाइन थ्रेट्स हैं जिनसे हमें थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। डिस्कस जनरल गाइडलाइंस फॉर क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए अभी आपको मैं बता रहा था, देखिए ये क्वेश्चन भी है यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को जनरेट करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हो सकती हैं। तो देखिए फर्स्ट है कीप द लेंथ ऑफ पासवर्ड एटलीस्ट 12 to 14 कैरेक्टर्स। आपके पासवर्ड की जो लेंथ है कम से कम 12 to 14 कैरेक्टर्स होनी ही चाहिए।
इंक्लूड नंबर्स एंड सिम्बल्स इन पासवर्ड, उसमें नंबर्स भी होने चाहिए, सिम्बल्स भी होने चाहिए। कई लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 5 डाल देते हैं, एंड दिस इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट यूजली पासवर्ड, सबसे ज़्यादा दुनिया का यूज़ होने वाला पासवर्ड यही है, एंड इट इज़ ईजी टू गेस्ट, और हैक हो जाते हैं ऐसे पासवर्ड बहुत ही जल्दी, तो ऐसे पासवर्ड का यूज़ ना करें। अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल साइट्स और पर्पसेस, अक्सर हम क्या करते हैं एक ही पासवर्ड लगा लेते हैं अपनी सभी साइट्स पर, सभी जगहों पर, वो प्रॉब्लम हो सकती है। अलग अलग पासवर्ड यूज़ करें और उन्हें सिक्योर करके रखें ताकि आपके माइंड में ही रहे। यूज़ रैंडम पासवर्ड जनरेटर इफ़ पॉसिबल, ठीक है। तो ये कुछ हमारे 5 गाइडलाइंस दी हुई हैं, देयर आर सो मैनी। डू नॉट लीव योर सिस्टम अलोन, इस टाइप से बहुत सारी हो सकती हैं, आपको 4-5 तो कम से कम याद रखना। सेशन 9 जो है लास्ट ईयर ये नहीं था, ये न्यू ऐड हुआ है इस साल, मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी, जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पर कौन कौन सी सेफ्टी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है व्हाट आर द बेसिक सेफ्टी रूल्स टू फॉलो एट वर्क प्लेस, जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं तो कौन सी सेफ्टी आप रख सकते हैं। तो वहाँ पर फायर सेफ्टी भी होनी चाहिए, फॉल्स एंड स्लिप, कोई गिर जाता है स्लिप हो जाता है उससे सेफ्टी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी होनी चाहिए, यूज़ ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड जो है वहाँ पर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कस सम बेसिक रूल्स ऑफ सेफ्टी फॉर फायर, फॉल एंड स्लिप एंड इलेक्ट्रिसिटी सेफ। तो इन सबसे से देखिए बेसिक सेफ्टी रूल्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर आग लग जाती है, कोई गिर जाता है, स्लिप हो जाता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो सबसे पहले फायर एस्केप प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड रेगुलर ड्रिल्स फॉर इट मस्ट बी कंडक्टेड रेगुलरली, यानी कि अगर आग लग जाती है तो फायर एस्केप प्लान जो है ज़रूर तैयार होने चाहिए, ठीक है। रेगुलर ड्रिल्स वगैरह होने चाहिए जिन्हें रेगुलर कंडक्ट किया जाए। सेफ्टी इक्विपमेंट शुड बी इन गुड कंडीशन, जो भी आपके सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो गुड कंडीशन में हो, यानी कि यूजेबल हो। फॉल एंड स्लिप रूल्स, अगर कोई गिर जाता है स्लिप हो जाता है उस केस में क्या कर सकते हो, योर वर्क प्लेस शुड बी वेंटिलेटेड एंड द फ्लोर शुड बी क्लीन एंड ड्राई, जहाँ पर आप वर्क कर रहे हो वो वेंटिलेटेड होना चाहिए, यानी कि वहाँ पर प्रॉपर सफोकेशन ना हो, बिल्कुल वेंटिलेशन हो, आपको स्वच्छ हवा आती है वहाँ पर, और फ्लोर जो है आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। ऑयल स्पिल्स मस्ट बी इमीडिएटली क्लीन, अगर ऑयल वगैरह गिर जाए तो उसे क्लीन करना चाहिए। कंप्यूटर में वैसे ये चीज़ यूज़ करके ऐसा लगता है कई बार जैसे कि एसएसटी पढ़ रहे हो, खैर हमारे सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स, वी शुड यूज़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विच आर अप्रूव्ड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज़ करें जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं, ठीक है। लोकल इक्विपमेंट्स यूज़ ना करें, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है शॉर्ट सर्किट वगैरह की। हीट इमेनिएटिंग इक्विपमेंट्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, जिन इक्विपमेंट से हीट निकलती है उन्हें थोड़ा सा दूर रखना चाहिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से। फिर दिया गया है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फर्स्ट एड, फर्स्ट एड से आप क्या समझते हैं। इट इज़ द फर्स्ट असिस्टेंट विच इज़ प्रोवाइडेड टू द इंजर्ड पर्सन, ये एक पहला असिस्टेंट है जो कि इंजर्ड पर्सन, जो भी जख्मी हुआ है उसे प्रोवाइड किया जाता है उसकी लाइफ को सेव करने के लिए, या फिर मिनिमाइज द हेल्थ लॉस, उसको जो इंजरी से होने वाले लॉसेस से बचाने के लिए, कम करने के लिए जो है। टिल द प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड, जब तक कि प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड ना कराई जाए तो एक टेम्परेरी असिस्टेंट होता है जिसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं। तो कुछ रूल्स होते हैं फर्स्ट एड के, क्या क्या होते हैं। डू नॉट मूव द पर्सन इफ़ ही इज़ हैविंग एनी नेक बैक इंजरी, अगर उसे नेक में या फिर बैक में कोई इंजरी हुई है तो उसे ज़्यादा हिलाए डुलाए नहीं। कीप द पर्सन काम इफ़ ही इज़ अंडर शॉक, अगर उसे शॉक लग गया तो उसे थोड़ा काम यानी कि शांत रखें, ठीक है। फिर है प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, एक्सीडेंट क्या होता है, इमरजेंसी क्या होती है, उसके बारे में दिया हुआ है। एक्सीडेंट क्या होता है, इट इज़ एन अनप्लान्ड इवेंट दैट हैपन्स ऑल ऑफ अ सडन, यानी कि एक ऐसा इवेंट जो कि अनप्लान्ड होता है और अचानक से हो जाता है, ठीक है, और अनवांटेड रिजल्ट इसके मिल सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं। एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है। इंडस्ट्रियल डिसीज, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट एंड क्लिनिकल एक्सीडेंट, ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। फिर इमरजेंसी क्या होता है, नेम द इमरजेंसीज दैट रिक्वायर इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन का मतलब होता है तुरंत आपको वहाँ से बाहर निकलना। देखिए इट इज़ एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन, यानी कि इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके लिए इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। इमरजेंसी दैट रिक्वायर इवैक्यूएशन इंक्लूड फायर एक्सप्लोशन, फ्लड, अर्थक्वेक, टोर्नाडो, यानी कि एक ऐसी इमरजेंसी जिसमें बिल्कुल बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आग लग जाना, एक्सप्लोजन हो जाना, फ्लड आ जाना, अर्थक्वेक या टोर्नाडो वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, और जहाँ पर आप रह रहे हैं, जहाँ पर वर्क कर रहे हैं
तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ एक तो क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हैजर्ड्स, नेम द सोर्सेज ऑफ हैजर्ड्स। हैजर्ड्स क्या होते हैं, तो देखिए हैजर्ड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट। कौन कौन से हैजर्ड्स होते हैं और किस टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है डिफरेंट टाइप्स होते हैं और डिपेंड करते हैं एनवायरनमेंट के जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स कौन कौन से होते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स आपसे पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हेल्दी लिविंग। वैसे ये काफ़ी बड़े यूनिट थे, उसमें से जो मेन थे मैंने वही क्वेश्चन निकाले हैं, क्योंकि आपके इजी टू गैस हैं, इन्हें आप गैस करके लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट डेफिनेशन टाइप का, इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हेल्दी लिविंग। हेल्दी लिविंग से आप क्या समझते हैं, हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, सभी जानते हैं इसे। हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्प्स टू कीप वन सेल्फ हेल्दी एंड वेलबींग, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल लेते हैं तो इससे आप हेल्दी भी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अच्छा हेल्दी खाने की आदत डालें, फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, योगा, मेडिटेशन वगैरह। स्ट्रेस को मैनेजमेंट करें, और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आपने पढ़ी होंगी, योगा, मेडिटेशन, आउटिंग विद फैमिली वगैरह, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक होती है। हेल्दी माइंड रखें अपना, साउंड स्लीप, गहरी नींद लें। सो दीज ऑल आर द हेल्दी हैबिट्स। ठीक है, आप इससे हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो ये कुछ इजी टू गैस क्वेश्चन थे जो मैंने बड़ी ही मेहनत से सबके लिए सिलेक्टेड लिए हैं। आपको एग्ज़ाम में एक बार आप इसे पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, आपके डाउट्स जो हैं दे आर मोस्ट वेलकम, उन्हें आप कमेंट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।